अभी हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड जितना भी जो क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैं हिंदी में भी समझा दूंगा। हिंदी में भी इसका अनुवाद करते हुए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अभी हम लोग लाइव में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, इस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पता लगेगा, है ना। तो जल्दी जल्दी हम लोग लाइव सेशन में जुड़ जाते हैं। और अभी कुछ कुछ टॉपिक जो है उसका मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग को क्लास प्रोवाइड किया जाए। तो हम लोग इसी तरह से लाइव में क्लास करते रहेंगे और लाइव में ही हम लोग क्लास को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो जो जो पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाए। और लाइव क्लास जब भी हम लोग आते हैं तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो जाए, इसलिए आप बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव में आए, कुछ क्लास हो, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना हो, तो आपसे वीडियो मिस नहीं हो, है ना। इसलिए चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं लाइव में। लाइव में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, अभी हम लोग ये सेट को सॉल्व करने वाले हैं, देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व होता है, और सबका कारण को भी जानेंगे हम लोग। गुड इवनिंग सभी को। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। तो हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है, यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या होगा, तो ऊष्मा का ऐसा ही जो यूनिट होगा ऊष्मा का, तो वो हो जाता है जूल। किसी भी टाइप का एनर्जी रहे, हीट एनर्जी रहे, किसी भी टाइप का एनर्जी रहे, सबका ऐसा यूनिट हो जाता है जूल। तो इसका सही उत्तर जूल हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तापमान का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो तापमान आपका 7 मूलभूत राशि में से एक आता था, और फंडामेंटल क्वांटिटी में रहता था टेम्परेचर। तो उसका ऐसा यूनिट एकदम रट के रखना है, याद रखना है, क्या हो जाता है, केल्विन। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है आपका केल्विन, है ना। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। आइडियल मतलब आदर्श गैस समीकरण, इनमें से कौन सा होगा, तो हम लोग को पढ़ा हुआ है आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। तो तीसरा आपका सही उत्तर है, सही है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू याद रखना है, ये हो जाता है 8.314 होता है जूल पर मोल पर केल्विन। तो फोर्थ का 1 सही हो जाएगा, सही है। हाँ, साथ साथ आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। साथ में जुड़े रहिए और हम लोग साथ में ये सेट को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। तो परम शून्य तापमान क्या होता है, तो परम शून्य तापमान उसको कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उसको कहा जाता है जहां पर जाकर के गैस का वॉल्यूम और प्रेशर, ये सब सारा चीज शून्य हो जाता है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। तो वो होता है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 केल्विन। अगर केल्विन में होता तो 0 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, एक मिनट। अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्या था क्वेश्चन, हाँ ये तो बन चुका था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो इसके लिए एकदम याद रखना है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या होता है ना। तो इसको मैं थोड़ा चाहता हूं कि बोर्ड में समझाया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक कोई लिख रहा है सभी मॉडल सेट का सॉल्यूशन बताइए सर। हाँ, पूरा कोशिश है, कोशिश है, सभी सेट का हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी जो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देते हैं हम लोग। अभी जो क्वेश्चन है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, इसका सही उत्तर बता सकता है कोई। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। ऑप्शन में कोई लिख रहा है, ऑप्शन में कोई लिख रहा है परम शून्य तापमान कितना पर हो जाएगा।
-32 डिग्री सेल्सियस डिग्री, -460 डिग्री, एक्चुअली डिग्री में -212 डिग्री कि -273 डिग्री। कोई लिख रहे हैं सी, कोई लिख रहे हैं बी, सी बी, सी 1 2 3, सी यानी कि -460 डिग्री कि -273 डिग्री, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। चलिए, इसको चाहिएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक रिलेशन होता है सेल्सियस में, और सेल्सियस में देखिए डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, इस रिलेशन से सारा चीज निकल जाएगा, है ना, इससे सारा चीज निकलेगा। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज को जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, है ना, यानी कि बर्फ का जलने का क्या कहते हैं, जमने का जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये माना जाता है किसमें, सेंटीग्रेड वाला या फिर सेल्सियस स्केल में। सेल्सियस स्केल में ऐसा होता है, और इसको बांटा जाता है 100 इक्वल पार्ट में। कितना में, 100 इक्वल पार्ट में। और जो फ़ारेनहाइट वाला होता है, इसका जो मिनिमम लिया जाता है वो लिया जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका मैक्सिमम रहता है 212, और इसको बांटा जाता है 180 इक्वल पार्ट में। कितना में, 180 इक्वल पार्ट में। तो इसका जो वैल्यू होता है, बहुत कोई बोल रहे हैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई, हाँ हिंदी मीडियम में उतना समझ में आ जाएगा आपका, क्योंकि हिंदी में ही बता रहे, क्वेश्चन सिर्फ आपका इसमें लिख रहे हैं। देखिए तो टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में, और ये 0 से घटा रहे हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर डिवाइड कर दें तो कितना इक्वल पार्ट में बांटा गया, 100 इक्वल पार्ट में, बराबर। और फ़ारेनहाइट में अगर लिखना हो तो TF -32/180, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो हम लोग को मालूम है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस वाला में कितना वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है -273। 0.15 को अगर छोड़ भी दिया है तो -273 ले सकते हैं। अब करके देखते हैं, देखिए कितना आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ले लें -273 और -0/100 TF, तो इसमें कितना होगा उसको मालूम करना है, -32/180। अब देखिए क्या कर सकते हैं, -273/100 इक्वल्स टू TF -32/180। काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 5 जा, 2 9 जा। अब इसको गुना कर सकते हैं हम लोग, तो -273 इंटू 9, और ये जब 5 है इधर से गुना हो जाएगा, 5 इंटू TF -32, तो -273 इंटू 9 इसको रहने दीजिए, 5TF -32 5 जा, कितना हो जाएगा, 160। अब इसको इधर से करके हम लोग को सॉल्व करना है, TF का वैल्यू निकालना है। तो TF का वैल्यू जब सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, तो TF का वैल्यू जब सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो पक्का आपका आ जाएगा कितना, TF का वैल्यू सॉल्व करने से -460 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -460 डिग्री, -460 डिग्री। आप सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा। तो ये मेन फॉर्मूला से सारा अभी 2-3 क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, है ना। TC -0/100 इक्वल टू TF -32/180।
देखिए ऐसा कारण क्या था, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसी से बनना है, इसी से बनना है। हाँ देखिए, TC माइनस 0/100 इक्वल टू TF माइनस 32/180 कैसे हो रहा है? बर्फ का जो जमने का है, या तो कह सकते हैं, हाँ बर्फ का पिघलने का भी मान सकते हैं, बर्फ जमता भी और पिघलता भी है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस में जमना शुरू होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस ये इसका मिनिमम पॉइंट माना गया, किसका, सेल्सियस स्केल का। और मैक्सिमम पॉइंट जो बॉइलिंग ऑफ वाटर था वो उसको माना गया, यानी कि जल का जो क्वथनांक होता है या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग माने 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 इक्वल पार्ट में बांटा था। तो टेम्परेचर स्केल जो माना गया था सेल्सियस वाला में, वो TC और मिनिमम कितना था 0, और कितना इक्वल पार्ट में बांटा था 100 इक्वल पार्ट में, तो उसको लिख दिया। फॉरेनहाइट वाला में कैसे लिखता है, तो फॉरेनहाइट का स्केल माइनस उसका मिनिमम कितना था 32, और कितना इक्वल पार्ट में बांटा था 180, तो बाई 180 कर दिया। ठीक है, अब इसी से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ने बोला था ये है एब्सोल्यूट जीरो पर, तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पर कितना रहता है डिग्री सेल्सियस वाला का, तो -273 रहता था, उसका वैल्यू को रख दिया, बाद बाकी जैसा था वैसे था। सॉल्व किया, केवल इधर उधर आप करके देखिएगा, इतना आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, coefficient of linear expansion alpha and coefficient of volume expansion gamma of a solid are related as। तो थोड़ा याद रखना है, देखिए बात को समझिए। लीनियर जो एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम लोग कहते हैं रैखिक प्रसार गुणांक, रैखिक प्रसार गुणांक जिसको अल्फा से दर्शाते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कहीं कहीं पर इसको सरफेस कहता है या फिर सुपरफिशियल भी कहता है, सुपरफिशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ऑफ एक्सपेंशन ऐसा भी कहीं लिखता है, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं बीटा से। और एक होता है आयतन वाला, है ना, तो आयतन वाला या फिर वॉल्यूम वाला, थोड़ा समझ में आ रहा होगा आप लोग को, तो इसको दर्शा रहे हैं हम लोग गामा से। तो 3 टाइप का प्रसार आ सकता है, जब भी किसी ठोस को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसमें 3 टाइप का एक्सपेंशन आ सकता है। एक हो सकता है लीनियर लेंथ में, दूसरा हो सकता है सरफेस में, और तीसरा होता है वॉल्यूम में। तो जो लीनियर वाला होता है उसको कहते हैं अल्फा से दर्शाते हैं, क्षेत्रीय यानी कि सरफेस में जो इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा ऑन हीटिंग, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बीटा से। और वॉल्यूम में जो चेंज होगा, उसको जो एक्सपेंशन आएगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग गामा से। एक रिलेशन को एकदम याद रखना है, तो रिलेशन क्या होता है समझिए थोड़ा। अल्फा इक्वल्स टू हो जाता है गामा/3 और बीटा/2, इसको याद रखना। अल्फा इक्वल्स टू हो जाता है गामा/3 और बीटा के हिसाब से देखा जाए तो बीटा/2 होगा। तो अब हम लोग अगर ऑप्शन में आए तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक जो है जिसको अल्फा से दर्शा रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम आयतन वाला, आयतन वाला को किससे दर्शा रहा है, गामा का। तो दोनों में क्या संबंध, तो अभी क्या बताया हम लोग, अल्फा क्या होता है गामा/3, क्या है ऐसा कुछ, अल्फा इक्वल्स टू गामा/3, या फिर लिख सकते हैं गामा बराबर 3 अल्फा, तो गामा बराबर 3 अल्फा। देखिए ये सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसा रिलेशन को थोड़ा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, देखिए बीटा और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ऑफ अ मटेरियल आर रिलेटेड एज, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाता है बीटा/2, बीटा/2। तो यहां से अगर बीटा को देखा जाए तो बीटा इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं 2 अल्फा। देखिए कहां पर आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, देखिए ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जो सामान्य तापमान होता है मानव के शरीर का, तो सामान्य जो तापमान होता है हम लोग का शरीर का, वो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सही हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन कहता है
द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज, तो द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, वह तापमान जिसमें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में दोनों में सेम वैल्यू रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 273 डिग्री होना चाहिए, -273 डिग्री, -40 डिग्री या फिर 40 डिग्री। तो जिसको याद होगा वो तो बता भी सकता है, ऐसे हम लोग बना करके भी दिखा सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होता है -40 डिग्री। चलिए करके देखते हैं। तो क्या बोला, फ़ारेनहाइट स्केल में भी वही होगा जो आपका सेल्सियस स्केल में होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला वही है जो मैंने शुरू में ही बताया आज की क्लास में, TC - 0/100 इक्वल्स टू TF - 32/180। चलिए इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, TC इक्वल्स टू TF इक्वल्स टू x मान लिए, दोनों का वैल्यू क्या होना है, सेम होना है, किस टेम्परेचर पर उसको पूछा गया। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसकी जगह में भी x लिख देते हैं, x - 0/100, और इसमें लिख देते हैं x - 32/180। अब देखो -0 का तो कोई मतलब नहीं, x/100 x - 32/180, 0 0 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 से इतना आ गया। अब 9 को उधर प्रोडक्ट कर दीजिए, 9x इक्वल्स टू 5 से इधर गुना कर दीजिए, 5x माइनस कितना आ जाएगा 160। अब इसको इधर लाइए, तो 9x - 5x इक्वल्स टू -160, 4x इक्वल्स टू -160, तो x इक्वल्स टू -160/4 कैंसिल कर दीजिए, 40, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया -40 डिग्री, आंसर है ना। तो कौन सा टेम्परेचर पर ऐसा होगा, -40 डिग्री पर, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का वैल्यू रीडिंग सेम दिखाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो इसका तीसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर इन स्केल इज, तो टेम्परेचर इन स्केल मतलब यहां पर फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है। तो कोई वस्तु है, कोई बॉडी है जिसका तापमान है सेल्सियस स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग को पूछ रहा है उसका फ़ारेनहाइट स्केल में तापमान क्या होगा, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा है। अब जस्ट हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए, तो फॉर्मूला किसको याद रखना है, तो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है इसका जो बता रहे थे, तो TC - 0/100 इक्वल्स टू TF - 32/180। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है तापमान जो है सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस स्केल में कितना रख लेना, 40 - 0/100 बराबर TF - 32/180, तो 40/100 TF - 32/180 काट दीजिए 20 से, और ये भी कट जाएगा आपका 5 से काट दीजिए, अब देखिए यहां पर क्या बच रहा है, तो यहां पर बचा रहा है 2 इक्वल्स टू TF - 32/36, ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, 72 इक्वल्स टू TF - 32, इसको इधर कर दीजिए, 72 + 32 इक्वल्स टू TF 4.4, तो TF का वैल्यू कितना होना चाहिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सही हो जाता। तो कितना हो जाता 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सही उत्तर है। देखिए है कि नहीं, हाँ ये है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो जो रिलेशन है, वो जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको समझ लेना, तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता
का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए एक सूत्र होता था डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी, है ना, जहां सी रहता था विशिष्ट ऊष्माधारिता या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सी को अगर लिखा जाए तो सी इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, सही है। जहां डेल्टा क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट को बताता है, ऊष्मा की मात्रा। तो ऊष्मा का मात्रा क्या हो जाएगा? ऊष्मा का क्या हो जाएगा? जूल। द्रव्यमान का क्या आ जाएगा? किलोग्राम। तापमान का क्या आ जाएगा? ऐसे मात्रक केल्विन। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसे मात्रक क्या आ जाएगा? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। देखिए कौन सा सही आ रहा है? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। देखिए पहला वाला ही है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अगला क्वेश्चन कहता है द एस्टिमेट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो है उसका ऐसे मात्रक क्या होगा? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता था तो वहां पर 1 किलोग्राम का बात हो रहा था द्रव्यमान का, अभी यहां पर हम लोग 1 मोल का बात करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। तो जूल पर मोल पर केल्विन ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो जूल पर मोल पर केल्विन। देखिए ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। अब अगला अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा का ऐसे मात्रक। लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा। तो इसके लिए दर्शाया जाता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू होता है एम एल, जहां एल होता है लेटेंट हीट। एल होता है लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जैसे कोई बर्फ है, बर्फ का टेम्परेचर जब मेजर किया गया, तापमान को मापा गया थर्मोमीटर की सहायता से, तो वो दिखा 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब बर्फ जो पिघल रहा है, पिघला हुआ जो बर्फ से पिघला हुआ जो पानी है, जल है, वाटर है, उसको भी जब मापा गया तो उसको भी दिख रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोमीटर पकड़ नहीं पा रहा है कि कौन सा वह हीट था जिसको लेकर के, या तो टेम्परेचर क्या था जिसको लेकर के वो स्टेट में चेंज हो गया। मतलब कि देखिए समझिए थोड़ा, ये ठोस है, आइस है, बर्फ है, ये पिघल गया, ये तो वाटर में बदल गया। तो आइस टू वाटर यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड जो स्टेट में तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन इसका भी टेम्परेचर देख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस और इसका भी देख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोमीटर उस टेम्परेचर को मेजर ही नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण स्टेट में चेंज आ रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला जा रहा है। तो उस गुप्त ऊष्मा को, कुछ तो ऊष्मा ले रहा होगा तब तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो उस ऊष्मा को कहते हैं हम लोग लैटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा। तो इसके लिए सूत्र को याद रखना है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एल, जहां डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है ना, ऊष्मा की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है, एम उसका द्रव्यमान हो गया और एल हो गया वो जो कांस्टेंट जिसको हम लोग लैटेंट हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो एल इक्वल्स क्या हो जा रहा है? डेल्टा क्यू बाई एम। तो इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या हो गया? जूल, और द्रव्यमान का क्या आ जाएगा? किलोग्राम। तो इसका ऐसा यूनिट याद रखना, जूल पर किलोग्राम हो जाता है। क्या हो जाएगा? जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम, ये सही हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चला जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हीट। हीट मतलब क्या हो गया? ऊष्मा। तो निम्न में से कौन सा उपकरण ऐसा है जिसका उपयोग हम लोग ऊष्मा के मापन में करेंगे? ऊष्मा के मापन में करेंगे। ऑप्शन दिया भाई, कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर की हाइड्रोमीटर। देखिए बैरोमीटर और बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर ये सब तो नहीं होगा। बैरोमीटर दाब को मापने में होता है, हाइड्रोमीटर का भी नहीं होगा, थर्मोमीटर का भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि थर्मोमीटर का यूज तो टेम्परेचर मेजर करने में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलोरीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीपी एंड सीवी आर टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेज। सीपी और सीवी जो है वो गैस की दो विशिष्ट ऊष्माधारिता है, दो विशिष्ट ऊष्माधारिता है। तो सीपी बट्टा सीवी का जो अनुपात होगा, तो सीपी बट्टा सीवी जो होगा, और ऑप्शन में क्या कहता है, 1 से अधिक होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से कम होगा, लेस देन 1, इक्वल टू 1, कि सेम फॉर ऑल गैसेज, कि सभी गैसों के लिए समान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सीपी बाई सीवी का वैल्यू जो होता है, जो रेशियो होता है, वो हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 वाला, ग्रेटर देन 1। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, which of the following substances has the greatest specific heat capacity। निम्न में से किस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है?
निम्न में से किस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारता सबसे अधिक है? तो किसका सबसे अधिक होता है? तो याद रखना है वाटर का, जल का, है ना। तो जल का विशिष्ट ऊष्माधारता सबसे अधिक हो जाएगा इनमें से। आयरन, मरकरी, सॉल्ट और वाटर में से सबसे अधिक वाटर का होगा। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा ही होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो लगभग 3.5 टाइम्स लगभग ज्यादा होता है हाइड्रोजन गैस से, है ना। तो ज्यादा होता है, ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो कोई गर्म वस्तु है उससे ऊष्मा का जो हानि होता है, जैसे मान लेते हैं, देखिए यहां है कोई गर्म वस्तु, मान लीजिए इसका तापमान है 180 डिग्री सेल्सियस, समझने के लिए, और आसपास का वातावरण जो है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब वातावरण, परिवेश, उसका तापमान है मान लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस, समझने के लिए। तो ये क्या करेगा? हीट को लॉस करेगा। तो कहता है क्वेश्चन, ये किस पर निर्भर करेगा? गर्म वस्तु में जो ऊष्मा की जो हानि होगी, इससे जो ऊष्मा की हानि होगी, या किस पर निर्भर करेगी? तो अपना लॉजिक से समझिए, ये किस पर निर्भर करेगा? अपना तापमान पर तो निर्भर करेगा ही, साथ ही साथ परिवेश के तापमान पर भी निर्भर करेगा कि इन दोनों में डिफरेंस कितना का है। ज्यादा डिफरेंस होगा बहुत जल्दी जल्दी लॉस कर जाएगा, कम डिफरेंस होगा धीरे धीरे लॉस करेगा। तो क्या केवल वस्तु के तापमान पर निर्भर करेगा? ओनली टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, केवल परिवेश के तापमान पर निर्भर करेगा। तीसरा कहता है द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स, यानी कि वस्तु का तापमान और उसके परिवेश का जो तापमान है, दोनों के मध्य के अंतर पर निर्भर करेगा। यही सही बात है, और नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाता है तीसरा वाला, दोनों पर निर्भर करेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ज्यादा डिफरेंस से जल्दी जल्दी लॉस कर जाएगा, कम डिफरेंस से धीरे धीरे लॉस होगा। और हमेशा लॉस किस दर से किधर होता है? हायर टू लोअर जाता है ना। अगला क्वेश्चन कहता है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड। तो जब ठोस से द्रव की अवस्था में जो परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब सॉलिड से लिक्विड में आता है तो उसको क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग, फ्यूजन, वेपोराइजेशन की नाम ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली मेल्टिंग, पिघलेगा, है ना, पिघलना ना होगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। और अगर द्रव से ठोस में जो परिवर्तन होगा, द्रव है जैसे पानी है, पानी से अगर बर्फ बन जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो पिघलेगा नहीं, पिघलना तो नहीं होना चाहिए। वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण, ये भी नहीं होगा। रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब क्या होता है? देखिए जब दाब को बढ़ा दिया जाता है ना तो वो जल्दी जल्दी पिघल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेशन। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्यूजन। क्या हो जाएगा? फ्यूजन, मतलब संलयन, मिल जाता है और जल्दी से जम जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जब कोई वस्तु पिघलता है तो वस्तु के तापमान में क्या होता है? वस्तु के तापमान वही रहता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप बताइए कौन सा, मैं व्याख्या कर दूंगा। 22 का कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा होगा? 22 का ए, पहला। चलो ऋषभ माझी, आज अशजद अंसारी सी बोल रहे हैं, कोई 3 बी सी। चलिए इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या करना है, एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग, अगर कभी पिघल रहा है, देखिए समझिए, अगर ये आइस है, बर्फ है, ये अगर पिघल रहा है ना, और पिघल करके बन रहा है लिक्विड, पिघल करके हो रहा है लिक्विड, तो एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर, तो जो तापमान होता है ये आइस का भी होने से 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और जो पिघला हुआ तुरंत में जो लिक्विड रहता है उसका भी कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस से रहता है। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना भी जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो पूरा का पूरा खर्च हो जाता है स्टेट को चेंज करने में। किसको चेंज करने में? स्टेट को चेंज करने में खर्च हो जाता है। स्टेट मतलब अवस्था परिवर्तन में।
तो अवस्था परिवर्तन में ही खर्च हो जाता है ना। तो अवस्था परिवर्तन में ही खर्च हो जाता है, तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। जैसे देखिए कोई ऊष्मा दिया जा रहा है तो हम लोग जनरली क्या समझते हैं, जब हीट दिया जाता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा का पूरा जो हीट है वो खर्च हो जा रहा है, एक्सपेंस हो जा रहा है किसमें, केवल स्टेट को चेंज करने में। तो इसका सही उत्तर यही होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। तापमान में उस समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है, सॉलिड टू लिक्विड चला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम लोग दाब को बढ़ा दें तो जो क्वथनांक होगा, जो उबलने का जो बिंदु होगा वो क्या होगा। तो दाब बढ़ाने पर उबलने का जो बिंदु है, क्वथनांक का जो बिंदु है वो भी बढ़ जाता है, याद रखिएगा। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि सोचिए, थोड़ा कल्पना कीजिए, अगर हम लोग दाब ज्यादा बढ़ा दें, अगर ये कोई गैस है इस पर दाब हम लोग, या फिर कोई जल है उस पर दाब बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बाहर से दाब बहुत ज्यादा लगा दिए, तो इसका अणु को दूर दूर जाने में, उबलने के लिए तो दूर दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर का इंक्रीज होगा, तब जाके ये बॉयल कर सकता है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर जब हम लोग दाब को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। अगला कहता है फ्रॉम इवेपोरेशन, फ्रॉम इवेपोरेशन क्या होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है। इवेपोरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, कोल्ड इज प्रोड्यूस्ड, क्या ठंडा होता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड, ऊष्मा उत्पन्न होती है, नो चेंज टेक्स प्लेस, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नन ऑफ दीज। तो जब भी वाष्पोत्सर्जन होता है, याद रखना है, जैसे त्वचा में जैसे पसीना आता है और पसीना जैसे ही वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, उड़ जाता है, तो हम लोग को त्वचा को क्या मिलता है, ठंडक मिलता है। तो पसीना आने का मतलब है कि गर्मी से शरीर को राहत देने के लिए एक मैकेनिज्म है शरीर का। तो यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड इज प्रोड्यूस्ड, है ना, तो वहां पर वो ठंडक ला देता है और जल उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। अगला कह रहा है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस याद रखना आपको इतना होता है ना, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर यह हो जाएगा 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। यह है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अगला क्वेश्चन क्या आता है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, जो किसी द्रव के वेपोराइजेशन होने का, वेपोराइजेशन मतलब वाष्पोत्सर्जित होने का, यानी कि भाप बनने का जो गुप्त ऊष्मा है वो कितनी होती है, तो उसको याद रखना आपको इतना होता है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तापीय चालकता, तापीय चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो तापीय चालकता का ऐसे मात्रक एकदम याद रखना है, वॉट पर मीटर पर केल्विन होता है। क्या होता है, वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो वाट के लिए क्या हो जाएगा, वाट का होता है जूल पर सेकंड, पर मीटर पर केल्विन। देखिए कौन सा है, जूल पर सेकंड, वाट, वाट मतलब भी क्या हो जाता है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। तो ये दूसरा वाला सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। Which of the following is the fastest mode of transfer of heat? इनमें से कौन सा सबसे तीव्र गति से ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की सबसे तीव्र विधि क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की नन ऑफ दीज। तो याद रखना रेडिएशन। विकिरण जो है, विकिरण यह ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्रगामी विधि है। कौन सा, विकिरण, है ना। और विकिरण के द्वारा ही सूर्य का प्रकाश, या तो ऊष्मा कह सकते हैं, सूर्य का प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडिएशन, विकिरण। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, सॉलिड मटेरियल्स आर हीटेड बाय, तो ठोस पदार्थ को ऊष्मा किया जाता है, या तो ऊष्मा दिया जाता है किसके द्वारा। तो हमें याद रखना है ठोस पदार्थ में ऊष्मा जो होता है
वो जाता है एक कण से दूसरा कण तक पहुंचता है, कण 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 कर करके आगे बढ़ता है। जैसे यहां पर अगर मोमबत्ती जला दिया है, अगर ये लोहा का होता तो एक कण ऊष्मा को ग्रहण करता और वो अपना उसमें ऊर्जा दूसरे बगल के कण को दे देता, फिर से आगे के कण को देता, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो इसको कहते हैं हम लोग चालन विधि द्वारा जाता है। कौन सा? चालन। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। कंडक्शन को हिंदी में कहते हैं चालन, कन्वेक्शन को कहते हैं संवहन, और संवहन के द्वारा होता है जल गर्म। कौन सा? जल। जल जो गर्म होता है उसमें जो स्थान ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है। और रेडिएशन मतलब हो गया विकिरण। तो सॉलिड मटेरियल को ऊष्मा दिया जाता है किसके द्वारा? कंडक्शन द्वारा। अगला कहता है, देखिए डायमेंशंस निकालने के लिए कहा है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। तो फॉर्मूला को याद रखना है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी, है ना। तो सी का हम लोग को डायमेंशन पूछा है, तो डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। तो ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता था। तो डायमेंशन रख दीजिए इसका m1 L2 T इनवर्स 2। m क्या है? मास। तो मास का कितना आ जाएगा? 1। और टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? केल्विन से। देखिए मास मास कैंसिल, तो मास का पावर तो कुछ नहीं बचा, 0। L का पावर 2, T का पावर -2, K का पावर -1। कौन सा सही हो जाएगा? m0 L2 T इनवर्स 2 K इनवर्स 1। तो इसका चौथा सही है ना। करके देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी तापीय चालकता, इसका वी में सूत्र चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो इसका मात्रक क्या होता था? तो थर्मल कंडक्टिविटी का याद रखना है, इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन, है ना। किसका होता है? थर्मल कंडक्टिविटी का। मान लो टीसी से दर्शा दिए समझने के लिए। तो हम लोग को इसका डायमेंशन चाहिए। तो जूल, जूल मतलब तो एनर्जी को बता रहा है, m1 L2 T इनवर्स 2। सेकंड, सेकंड मतलब किसको बता रहा है? टाइम को, T का पावर -1। मीटर मतलब लेंथ को, और केल्विन का क्या आ जाता है? केल्विन ही रह जाता है। तो अगर हम लोग इसको हल करें तो m का पावर 1, L का पावर 2 और L का पावर -1, L का पावर 1, T का पावर -3 और K का पावर -1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? m1 L T का पावर -3 K का पावर -1। देखिए m l T का पावर -3 K का पावर -1, ये सही है ना। तो इस तरह से इसका यूनिट पूछ दे तापीय चालकता या फिर थर्मल कंडक्टिविटी का, या फिर डायमेंशंस पूछ दे, हमें आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है डायमेंशनल ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा, इसका डायमेंशंस क्या है? तो इसको रिप्रेजेंट करते थे हम लोग डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एल। एल यहाँ पर लेटेंट हीट है, तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई एम। डेल्टा क्यू मतलब हीट, तो हीट के लिए क्या रह जाता था? हीट एनर्जी, एनर्जी है ना, m1 L2 T इनवर्स 2। और मास के लिए क्या आ जाएगा? m, तो m कट गया तो आ गया L² T का पावर -2। कितना आ जाना चाहिए? L² T का पावर -2। देखिए m0 L² T का पावर -2। तो ये सही